Hello friends, welcome to my channel. So now we'll be reading about the May current affairs, the compilation. So first, the fact for prelims. Firstly, Hague Convention. What is Hague Convention? Hague Convention was the first legal framework which was dedicated to safeguard the movable and immovable heritage. It shields cultural property during peace and conflict both the times. सो यूनेस्को ने अभी क्या किया है कि 17th एनिवर्सरी जो था हेग कन्वेंशन का उसको कमेमोरेट किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन आर्म्ड कंफ्लिक्ट. फिर हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट. जीआई सर्टिफिकेशन जो है वो जीआई एक्ट ऑफ 1999 के द्वारा गवर्न होता है. तो इससे क्या होता है कि बेनिफिट्स मिलता है एर्टिजन्स को, प्रोड्यूसर्स को और वो रीजन जो जहाँ से जीआई टैग मिला है मतलब उस ऑब्जेक्ट को. राजा रवि वर्मा जो है वो एक इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट थे जो मतलब कि कंबाइन करते थे इंडियन आइकोनोग्राफी और यूरोपियन एकेडमिक आर्ट को अपने आर्ट फॉर्म में. वो पहले मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट थे जो फ्यूजन करते थे. और उनकी एक मतलब कि कॉपी ऑफ पेंटिंग इंदु लेखा उनकी एक पेंटिंग थी, उसको अनवेल्ड किया गया है किलीमानूर पैलेस केरला में, जहाँ पे ये आर्टिस्ट का जन्म हुआ था. फिर हम देखते हैं कि कच्छ के अजरक को जीआई टैग मिला है. कच्छ के अजरक को जो जीआई टैग मिला है उसमें वो गुजरात से बिलोंग करता है. जीआई एक्ट 1999 के द्वारा ही गवर्न होता है. अजरक मीन्स इंडिगो, a kida used in the process. अजरक प्रिंट्स फीचर इन ब्लू, रेड एंड वाइट कलर्स. अजरक जो है वो कॉमनली नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट या एग्रीकल्चरिस्ट पहनते हैं, सच एज रबारीज, मालधारीज, अहीर्स, सवारीज, मालधारीज. ये नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है तो ये पहनते हैं एज टर्बन्स, एज लुंगीज, एज स्टोल्स. तो एक राजा रवि वर्मा के और भी सारे पेंटिंग्स है जैसे कि इंदु लेखा थे, वैसे एक शकुंतला, एक वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, हमसा दमयंती एक्सेट्रा. फिर हम देखते हैं यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर. तो जैसे कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में ऐड हुआ है क्या क्या, रामचरितमानस, पंचतंत्र और श्रहदय लोकाना, रामचरितमानस और पंचतंत्र. रामचरितमानस अब अवधि में है. इसको किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने, जिसमें 7 स्कंदस है, अ पोइटिक रिटेलिंग ऑफ रामायण. पंचतंत्र क्या है? संस्कृत में है. इसको पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा था. इसमें 5 पार्ट्स हैं और ये इंडियन फेबल्स का कलेक्शन है, स्टोरी विद इन अ स्टोरी. और ये जो शहद लोचना है ये संस्कृत में, इसको आचार्य आनंद वर्धन ने लिखा था. ये है मतलब कि इट इज़ अ टेक्स्ट ऑन इंडियन पोइटिक्स विद कमेंट्री बाय फिलोसोफर अभिनव गुप्ता. So Shahada is by Abhinav Gupta. It is based on the Indian poetic taste and with commentary by philosopher अभिनव गुप्ता. लिखा है किसी ने? आचार्य आनंद वर्धन ने. पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा ने और तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस. फिर हम देखते हैं यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड्स एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर क्या है. ये मतलब लॉन्च हुआ था 1992 में. इसमें 3 रजिस्टर्स है, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल. तो इंटरनेशनल रजिस्टर जो है उसमें काफ़ी इंडियन एंट्रीज है जैसे कि तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन, साइबर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऋग्वेद एक्सेट्रा. 2024 के जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो मिला है एक नॉवेल कायरोस को, जिसको लिखा है जेनी एपेनबेक ने. ये किसके ऊपर है? इट इज़ अबाउट अ कम्प्लेक्स लव स्टोरी एमिडिस्ट ईस्ट जर्मनीज फाइनल ईयर्स सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बर्लिन्स वॉल फॉल. ये मतलब पर्सनल और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करता है. तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है उसको मैन बुकर प्राइज़ भी पहले जाना जाता था. इट इज़ एनुअली कंडक्टेड टू रिकॉग्नाइज द बेस्ट फिक्शन अराउंड द वर्ल्ड. हम्पी के विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो उसका एक पोर्शन कोलैप्स कर गया है ड्यू टू हेवी रेन. विरूपाक्ष टेम्पल जो है लॉर्ड विरूपाक्ष शिवा को डेडिकेटेड है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है. इनको कंस्ट्रक्ट किया है किसने? लक्कन दंडेसा अंडर प्रभुदा देवराय और विजयनगर एम्पायर. तो विजयनगर एम्पायर के अंडर ये इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है. ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है. ये शिवा को डेडिकेटेड है. विरूपाक्ष जिनको बोलते हैं 7th सेंचुरी का टेम्पल है. इसमें द्राविडियन आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं. इट हैज़ सर्वाइव्ड थ्रू द चालुक्यन एंड होयसला पीरियड्स डिस्पाइट डैमेज ड्यूरिंग मुगल रूल. और इसमें मतलब कि नोटेबल फेस्टिवल जिसमें मैरिज ऑफ विरूपाक्ष एंड पंपा इन दिसंबर एंड चैरियट फेस्टिवल होता है फरवरी में. यहाँ पे फरवरी में चैरियट फेस्टिवल और मैरिज ऑफ विरूपाक्ष एंड पंपा होता है इन दिसंबर.
फिर एंशियंट रॉक पेंटिंग्स, मॉक्सी विलेज एक गोवा में है जहाँ पे एएसआई ने एंशियंट रॉक पेंटिंग्स को डिस्कवर किया है, जिसमें बुल्स हैं, एंटेलोप्स हैं, जेबूज हैं। एंड ये डिस्कवर जो किया गया इट इज़ अलोंग द ड्राई रिवर बेड ऑफ जारमे रिवर। सो हेयर इज जारमे रिवर, इट इज़ इन गोवा। सो ये रॉक पेंटिंग जो है ये रिप्रेजेंट प्री हिस्टोरिक आर्ट इन इंडिया, अपर पैलियोलिथिक पीरियड के हैं। जैसे कि मतलब कि हम देख सकते हैं जैसे भीमबेटका में, ज्वालापुरम में, ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जैसे पेंटिंग्स है वैसे ही पेंटिंग्स है। फिर हम देखते हैं कि मेजोलिथिक पीरियड में क्या था, प्रीडोमिनेटली डिपिक्टिंग ह्यूमन सीन्स ऑफ हंटिंग एंड कम्युनिटी डांसेस। तो मतलब कि यहाँ पे जो पेंटिंग है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड, इस सबको रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि अपर पैलियोलिथिक के जैसे स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स है, मेसोलिथिक पीरियड जैसा ह्यूमन हंटिंग सीन्स, कम्युनिटी डांसेस है। तो अपर पैलियोलिथिक तो हमें ज्वालापुरम और भीमबेटका में दिखता है, मेजोलिथिक हमें कहाँ दिखता है, पंचमढ़ी और आदमगढ़ हिल्स में। नियोलिथिक चालकोलिथिक हमें कहाँ दिखता है, ये मतलब कैरेक्टराइज बाय पॉटरी एंड मेटल टूल्स, ये दिखता है हमें दायमाबाद और चंबल रीजन में इन महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे मतलब कि हम तीनों पेंटिंग्स के बारे में पढ़े। अब हिकीज बेंगल गैजेट, बेंगल गैजेट जो है, हाँ ये जो मैप है इसमें मतलब कि बहुत मेन चीज़ें दिखाई गई है कि कहाँ कहाँ पे रॉक पेंटिंग्स दिखते हैं, कहाँ कहाँ पे टेरोग्लिफ्स दिखते हैं, इसके बारे में। तो अभी हम दिखते हैं हिकीज बेंगल गैजेट। बेंगल गैजेट को किसने पब्लिश किया था 1780 में, जेम्स अगस्टस हिकी, कलकत्ता में। एक वीकली इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशन था। इट पेव द वे फॉर जर्नलिज्म। सहूल, सहूल क्या है, एक एंशियंट एटलांटिस लाइक सुपर कंटिनेंट जिसको सहूल बोलते हैं, जिसने एशिया से ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन माइग्रेशन को फैसिलिटेट किया था। तो सहूल वॉज अ लाइक रीजन एटलांटिस, एंशियंट एटलांटिस लाइक सुपर कंटिनेंट एज इन कंटिनेंट से बड़ा, which facilitated the migration of people from Asia to Australia around 70,000 years ago. This landmass was exposed during the last ice age due to lower sea levels and is connected to present-day Papua New Guinea, Australia and Tasmania. Was the Stone Age actually the age of wood? ये पूछा गया है। मतलब स्टोन एज को माइट बी टर्म्ड एज वुड एज ड्यू टू द एडवांस्ड वुड वर्किंग जो उस पीरियड में होता था। जैसे एक स्टडी किया गया वुडन आर्टिफैक्ट में फ्रॉम शॉनिंजेन जर्मनी, इसे रिवील किया गया कि टूल्स रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट स्किल एंड प्रेसिजन, ये जो टूल वर्क हुआ था। तो मतलब कि जैसे ऐसा बोल रहा है कि स्टोन एज को शायद टूल एज भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इतना अच्छा टूल वर्क उस टाइम पे होता था। पैलियोलिथिक पीरियड अगर हम देखेंगे तो ये मतलब 5 लाख BC टू 10,000 BC तक था। इसमें 3 फेजेस थे, लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक की अभी हमने पढ़ा क्या क्या रीजन्स थे उसमें हमारे, एक भीमबेटका था, एक ज्वालापुरम था। फिर मेजोलिथिक पीरियड हम देखते हैं, मेजोलिथिक, हाँ अपर पैलियोलिथिक में, लोअर पैलियोलिथिक में हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स थे। मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक्स, पॉइंट्स, स्क्रेपर्स थे। अपर पैलियोलिथिक में क्या था, जैसे पैरेलल ब्लेड्स। मेजोलिथिक एज में हम क्या देखते हैं कि हंटिंग हो रहा है, फिशिंग हो रहा है, फूड गैदरिंग हो रहा है, डोमेस्टिकेशन हो रहा है। ये जो रीज़न हमारे कौन से रहे, ये हमारे रहे यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं पंचमढ़ी एंड आदमगढ़ हिल्स, पंचमढ़ी और आदमगढ़ हिल्स पहले। और फिर हम देखते हैं न्यूलिथिक, न्यूलिथिक में हमारे कौन से रहे, चंबल रीजन और दायमाबाद इन महाराष्ट्र। इसमें पॉलिश स्टोन टूल्स आ गए थे, डोमेस्टिकेशन हो रहा था, एग्रीकल्चर के अर्ली फेजेस थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, तमिलनाडु में है ये, कन्याकुमारी जो छोटा सा आइलैंड है कन्याकुमारी को वहाँ पे है। It is surrounded by Lakshadweep Sea and it was built to honor Swami Vivekananda. It includes Shripada Mandapam और and Vivekananda Mandapam. फिर हम क्या देखते हैं, मुरिया ट्राइब क्या है, मुरिया ट्राइबल फार्मर्स प्रैक्टिसेस अ ट्रेडिशनल डेडा सीड प्रिजर्वेशन मेथड। तो ये क्या करते हैं, डेडा सीड को प्रिजर्व करते हैं। ट्राइबल जनरली ये करते हैं, ये लीव्स में स्टोर करते हैं और उसको मतलब कि एयर टाइट एंड पैक नियरली एयर टाइट टू रिजेंबल बोल्डर्स। सीड्स को मतलब कि लीव्स में पैक करके एक ऐसे रखते हैं कि वो एयर टाइट होता है, उसको मल्टी लेयर प्रोटेक्शन मिलता है और पेस्ट और वॉर्म्स नहीं होते हैं। एक जो डेडा होता है वो सपोर्ट्स अप टू 5 kg ऑफ सीड्स, जो लीफ का ऐसा फॉर्मेशन होता है। तो इसमें वो ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, इन सबको मतलब कि स्टोर करके रखते हैं। मुरिया ट्राइब रहता है छत्तीसगढ़ में, और मुरिया ट्राइब जो है वो छत्तीसगढ़ से
माइग्रेट कर गया था कन्फ्लिक्ट के टाइम पे। तो ये प्राइमरली रिसाइड करते हैं छत्तीसगढ़ में, सब ग्रुप ऑफ गौंड ट्राइब है, और इनका इन्वॉल्वमेंट था इन मौर्य रिबेलियन ऑफ बस्तर इन 1876। जिस रिवॉल्ट में मतलब मेन लीड थे गोपीनाथ कपरदास द दीवान ऑफ बस्तर। और ये क्या करते हैं कि डेड लोगों को गूढ़ी करके एक स्ट्रक्चर में बरी कर देते हैं, वेयर स्टोन इज प्लेस 6 to 7 feet हाई। इनका सोशल इंस्टीट्यूशन एक होता है गोटुल, जिसमें यंग बॉयज़ एंड गर्ल हैव द फ्रीडम टू चूज देयर ओन लाइफ पार्टनर। सो सोशियोलॉजी में हम लिख सकते हैं मौर्य ट्राइब हैव दिस ट्रेंड ऑफ घोतुल where young boys and girls can choose their life partner. They bury their dead in structures called gudi. They have this preservation, like the sustainable agricultural practices where they protect the seed in a multi-layer leaf formation which is known as deda. So Moriya tribe. Then Batagay crater, permafrost. दिस बातागे क्रेटर, हमने इसके बारे में पढ़ा है, रशिया के फार ईस्ट में पाया गया है। इट इज़ अ पर्माफ्रोस्ट क्रेटर। पर्माफ्रोस्ट मतलब परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होता है दैट रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर 2 or more consecutive ईयर्स। ये जनरली पोलर रीजन से पाया जाता है, जैसे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। बेस फ्लो इन रिवर्स। बेस फ्लो क्या होता है? बेस फ्लो मतलब कि एक सस्टेन फ्लो ऑफ वाटर होता है इन अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर सीपेज इनटू द रिवर चैनल। मतलब कंटिन्यूसली वाटर फ्लो कर रहा है एक रिवर में। कैसे हो रहा है? ग्राउंड वाटर की सीपेज की वजह से उस रिवर में वो वाटर को फ्लो कर मतलब वाटर फ्लो हो रहा है। तो एक रिसेंट स्टडी किया गया था जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जहाँ पे हमें पता चला कि हेवी रेनफॉल, बेस फ्लो और रिवर फ्लड्स मतलब कि पेनिनसुला इंडिया में हो रहा है। मतलब फ्लडिंग क्यों हो रहा है? बेस फ्लो हो रहा है, प्लस उसमें ग्राउंड वाटर सीपेज मतलब जो बेस फ्लो हुआ उसमें रेनफॉल भी हो रहा है, इसके वजह से मतलब फ्लडिंग हो रहा है। फ्रेश वाटर अंडर द ओशन बेड। फ्रेश वाटर एक्सप्लोरेशन अभी ओशन बेड के नीचे शुरू हुआ है। फ्रेश वाटर कैसे फॉर्म हुआ होगा ओशन बेड के नीचे? ड्यू टू सबटेरेनियन फ्लो, मतलब रेन वाटर या सरफेस वाटर जो है वो ग्राउंड को सीप करता है, उसी के थ्रू हो सकता है। या फिर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे फ्रैक्चर फ्लड्स, फॉल्ट्स और कैविटीज़ क्रिएट करते हैं, तो उसके थ्रू भी फ्रेश वाटर ट्रैप हो सकता है। सबमरीन स्प्रिंग्स क्या होता है? दीज आर अंडर वाटर वेंट्स दैट रिलीज फ्रेश वाटर इनटू द ओशन। जो फ्रेश वाटर ओशन में देते हैं, ये अंडर वाटर वेंट्स हैं। फिर ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से वो हो सकता है। तो ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से, सबमरीन स्प्रिंग्स के वजह से, जियोलॉजिकल इवेंट्स के वजह से, सबटेरेनियन फ्लो की वजह से। तो ब्लैक सी जैसे रिवर है वहाँ पे फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं। तो 2.5% ऑफ अर्थ्स वाटर बीइंग फ्रेश वाटर, दीज रिजर्व्स आर वेरी वाइटल फॉर ह्यूमन सस्टेनेंस। जियोमैग्नेटिक स्टर्म्स क्या होता है? ये सोलर फ्लेयर जैसे इवेंट्स होते हैं, मतलब जब तो इसमें हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ रेडिएशन अर्थ की तरफ आता है, जिसमें कि क्या होता है कि ये रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करते हैं। इसी जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, दीज आर ड्रिवन बाय सोलर कोरोनल मास इजेक्शन और हाई स्पीड स्ट्रीम्स ऑफ सोलर विंड फ्रॉम कोरोनल होल्स लीडिंग टू जियोमैग्नेटिक स्टर्म्स। तो मतलब क्या होता है कि ये जियोमैग्नेटिक स्टर्म्स तभी होता है जब सोलर फ्लेयर्स जो हाई मतलब कि हायर दैन नॉर्मल लेवल ऑफ जो रेडिएशन होता है वो जब अर्थ की तरफ आता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन के वजह से जियोमैग्नेटिक स्टर्म्स का क्रिएशन होता है। तो इसमें हमें ऑरोरास दिखते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, और जीपीएस सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, वोल्टेज कंट्रोल प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रिड सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, ऑरोरास लो लैटिट्यूड में दिख सकते हैं, रेडियो वेव्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं बहुत दिनों के लिए। नॉरवेस्टर्स क्या होता है? तो नॉरवेस्टर्स सीवियर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जो प्री मानसून सीजन जैसे मार्च टू मई में दिखाई देता है इन बांग्लादेश, इन इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सीवियर थंडरस्टॉर्म होते हैं जो प्री मानसून डेज में हमें दिखता है। नॉरवेस्टर्स इसको बोलते हैं। इट इज जनरली अफेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स। ये कैसे फॉर्म होता है? जो वार्म मॉइस्ट एयर जो होता है बे ऑफ बंगाल से, और एक
कूल ड्राई वेस्टर्ली एयर जो होता है नॉर्थ वेस्ट अपर लेवल रीजन से, इनका मिलन के वजह से ये फेवरेबल मतलब कि ये फेवरेबल सेटिंग होता है नॉर्थ वेस्टर के फॉर्मेशन का। मीन्स एक फंड क्रिएट होता है, आप बोल सकते हो। द ड्राई वेस्टर्ली विंड्स एंड द सदर्नली मॉइस्ट वार्म विंड्स, यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। ड्राई एयरमस मॉइस्ट एयरमस मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन में, और वहाँ पे क्रिएट होगा नॉर्थ वेस्टर्स। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वीकेंड सिग्निफिकेंटली अलाउइंग मोर सोलर रेडिएशन टू रीच द प्लैनेट। मतलब कि जो मैं बोली सोलर फ्लेयर्स आते हैं, हाई रेडिएशंस होते हैं हायर देन नॉर्मल लेवल, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर ये वीक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन आने लगेगा। इसके वजह से क्या होगा कि हमारे जैसे प्रीवियसली क्या होता है, इसके वजह से लाइफ फॉर्म्स क्रिएट हुए थे, है कि नहीं। फिर अब हम देखेंगे टर्बुलेंस मतलब क्लियर एयर टर्बुलेंस किसको बोलते हैं, जो मिड एयर टर्बुलेंस होता है इन द एयरलाइंस, उसको क्लियर एयर टर्बुलेंस बोलते हैं। इट कैन बी कॉज ड्यू टू विंड शेयर। अभी सिंगापुर फ्लाइट्स में हुआ था। विंड शेयर क्या हुआ, जब विंड स्पीड में एक बदलाव देखा जाए ओवर अ डिस्टेंस ऑकरिंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एट वेरियस ऑल्टीट्यूड। It is commonly associated with weather phenomena like jet streams, mountain waves, thunderstorms. Turbulence can occur due to that. क्लियर एयर टर्बुलेंस होता है मतलब जिसमें विंड स्पीड के डायरेक्शन और हाई अल्टीट्यूड में ये होता है क्लियर एयर टर्बुलेंस। वेग टर्बुलेंस मतलब जब एयरक्राफ्ट एयर में मूव करता है। फॉलोइंग एयरक्राफ्ट कैन एनकाउंटर दिस वर्टिसेस, मतलब एक एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, वो मतलब उसके मतलब कि पीछे जो आ रहा है एयरक्राफ्ट, उसको वेग टर्बुलेंस हो सकता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, लो प्रेशर हाई प्रेशर डिफरेंस। फिर टेरेन इफेक्ट्स के वजह से भी टर्बुलेंस हो सकता है, वेदर सिस्टम की वजह से टर्बुलेंस हो सकता है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। हीट इंडेक्स क्या होता है, हीट इंडेक्स होता है ये आईएमडी लॉन्च करता है ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, मतलब कि एपरेंट टेम्परेचर कितना, इट रिफ्लेक्ट्स द टेम्परेचर फील्स लाइक टू द ह्यूमन बॉडी व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कंबाइंड विद द एयर टेम्परेचर। हम हर वक्त वेदर में देखते हैं कि इट इज़ 30 डिग्री बट इट फील्स लाइक 35 डिग्री। वाई इट फील्स लाइक दैट, बिकॉज द टेम्परेचर along with the humidity can make you feel like the normal temperature is higher। तो कलर कोड यूज़ किया जाता है, जैसे ग्रीन मतलब 35 डिग्री से कम, येलो मतलब 36 to 45 डिग्री, ऑरेंज मतलब 46 to 55 डिग्री, एंड रेड मतलब 55 डिग्री से ज़्यादा। अभी हमें वीनस में एक मतलब कि फ्रेश लावा दिखा है, मतलब वहाँ पे वॉल्केनोज प्रेजेंट है। वीनस आज इज मोर वॉल्केनिक दैन प्रीवियसली थॉट। मेगेलन मिशन क्या है, मेगेलन मिशन एक पहला स्पेसक्राफ्ट है जो एंटायर सरफेस ऑफ वीनस को इमेज किया था। इट वाज सेंट बाय नासा इन 1989। अब हम GS2 में आएंगे। इसमें क्या है, पहले हम रिपोर्ट्स के बारे में ध्यान देंगे। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 कौन रिलीज़ करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज़ करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें बताया गया है कि प्रेस फ्रीडम कितना कम हो गया है इंडिया में, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर कोल शेयर इन CW स्टडी, कोल शेयर इन इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, कितना शेयर है कोल का इन इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, तो इट हैज़ फेल बिलो 50%। आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C क्या होता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जिसमें बोला जाता है कि DPSP अगर मतलब कि ये प्रोटेक्ट करता है DPSP किससे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से, ताकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 DPSP के जो मतलब कि फीचर्स हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट ना कर पाए। फिर राइट टू पीसफुल डेथ, राइट टू पीसफुल डेथ अब ये किस में आएगा, ये आर्टिकल 21 में आएगा। आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 39B मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक वर्डिक्ट रिजर्व किया ऑन वेदर प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी कंसिडर्ड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ एनी कम्युनिटी अंडर 39B। 39B बोलता है कि स्टेट मतलब मटेरियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है फॉर कॉमन गुड, जबकि 31C स्टेट को एम्पावर करता है टू टेक ओवर सच रिसोर्सेज।
39B बोलता है कि आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर कॉमन गुड। 31B बोलता है कि आप इसको ले सकते हो ऐसे रिसोर्सेज को। 39C वेल्थ कंसंट्रेशन को मतलब कि प्रिवेंट करता है। रीपोलिंग इन एन इलेक्शन, कब कब रीपोलिंग हो सकता है? आरपीए में ये मेंशन है। सेक्शन 57 में नेचुरल कैलामिटी अगर है। सेक्शन 58 मतलब अगर वोटिंग मशीन का डैमेज हो गया। सेक्शन 52 मतलब अगर कैंडिडेट का डेथ हो गया। 52 में कैंडिडेट का डेथ, 57 में अगर नेचुरल कैलामिटी, 58 में अगर वोटिंग मशीन का डिस्ट्रक्शन हो गया। प्रिजनर्स के पास इलेक्शन राइट है कि नहीं है? अक्यूज्ड पर्सन इन प्रिजन कैन कंटेस्ट पोल्स बट आर बार्ड फ्रॉम वोटिंग, मतलब इनको वोट करने नहीं दिया जाता, पोल कंटेस्ट कर सकते हैं। तो राइट टू बी इलेक्टेड और राइट टू वोट में डिस्टिंग्विश कर देता है यही चीज़। क्यों एक अक्यूज्ड पर्सन प्रिजन में कंटेस्ट कर सकता है पोल में लेकिन वोट नहीं कर सकता? क्योंकि मतलब कंटेस्ट कर सकता है क्योंकि देयर इज अ लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, व्हाइल दे सीक इलेक्शन अंटिल कन्विक्टेड दे आर बार्ड फ्रॉम वोटिंग बाय आरपीए 1951। राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू बी इलेक्टेड एक स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। डी रिकॉग्निशन एंड डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये कौन कर सकता है? ECI lacks explicit powers to deregister party for non-participation in the election। ECI के पास ये पावर नहीं है कि वो डीरजिस्टर करे किसी भी पार्टी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है डीरजिस्ट्रेशन मतलब कि किसी किसी सर्कमस्टेंस में हो सकता है। ECI के पास एक्सप्लिसिट पावर नहीं है ये करने का। नेशनल पार्टी किसी को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? अगर वो पार्टी सिक्योर करता है 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और 4 MPs इन लोकसभा इलेक्शंस। अगर उसके 2% सीट्स है इन लोकसभा फ्रॉम 3 स्टेट्स, अगर उसने 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स सिक्योर किए हैं इन स्टेट इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन। अब यूज़ ऑफ स्टेट फंडेड मीडिया ड्यूरिंग पोल्स। स्टेट फंडेड मीडिया हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द पोल्स। मतलब फॉर नेशनल पार्टीज 4.5 आवर्स दिया गया है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में। 5.5 आवर्स दिया गया है बेस्ड ऑन वोट शेयर इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस। पोस्टल बैलेट्स किसके लिए? पोस्टल बैलेट्स किसके लिए है? एसेंशियल सर्विस वर्कर्स जैसे रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, हेल्थ, इनके लिए पोस्टल बैलेट्स। स्पेशल वोटर्स के लिए है, वोटर्स एंड इलेक्शन ड्यूटी के लिए है, डिटेनीज के लिए, एब्सेंटी वोटर्स, सर्टन एब्सेंटी वोटर्स के लिए है, और मतलब इन पर्सन वोटिंग तो सारे वोटर्स के लिए है। फिर होम वोटिंग किसके लिए? 85+ जो वोट कर रहे हैं, डिसेबल जो हैं, COVID-19 अफेक्टेड वोटर्स, इनके लिए होम वोटिंग। फिर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये सर्विस वोटर जैसे पैरामिलिट्री, मिलिट्री, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इनके लिए। फिर प्रॉक्सी वोटिंग किसके लिए? आर्म्ड एंड पैरामिलिट्री लोगों के लिए। असिस्टेड वोटिंग किसके लिए? डिसेबल या ब्लाइंड लोगों के लिए। NCBC रिकमेंड्स इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन कोटा पर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाने के लिए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये रिकमेंड किया है। इन पंजाब एंड वेस्ट बंगाल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पंजाब 25% देता है टू शेड्यूल क्लास एंड 12% टू ओबीसी, टोटल 37%। और NCBC बोल रहा है कि ओबीसी कोटा को और 13% आप बढ़ाइए। तो ये बोला जा रहा है तक 50% टोटल। इसमें इंदिरा साहनी केस को आप लिख सकते हो। फॉर्म 17C क्या है? फॉर्म 17C जो है वो एक दूसरा एक फॉर्म होता है 17A। ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में जो इलेक्शन कमीशन है वो 2 फॉर्म मेंटेन करेगा, 17A 17C। 17A क्या करेगा? वोटर्स के डिटेल के बारे में उसमें। 17C में क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। 17C मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, 17A मतलब कि वोटर्स डिटेल्स। फिर आर्टिकल 329B। आर्टिकल 329B क्या होता है? आर्टिकल 329B जो है ये प्रोहिबिट करता है जुडिशियल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलेक्शन। ये कहाँ पे मतलब कि कौन से पार्ट में मिलता है? पार्ट 15। पार्ट 15 में मिलता है अलॉन्ग साइड आर्टिकल 324 to 329
324 मतलब इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू ओवरसी इलेक्शन। और आर्टिकल 329 बोलता है कि जुडिशियरी का मतलब जुडिशियरी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, इंटरवीन नहीं कर सकता ड्यूरिंग इलेक्शंस। फिर होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो, फिर हिंदू मैरिज एक्ट, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ड्राफ्ट्स न्यू एक्सप्लोजिव बिल, ये जो न्यू एक्सप्लोजिव बिल का एक ड्राफ्ट आया है, इसमें ये कि रेगुलेट किया जाएगा मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ एनी एक्सप्लोजिव्स। कौन इसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी है? पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेशो। ये देखता है एक्सप्लोजिव्स के इंपोर्ट, सेल, पोजीशन एंड सप्लाई को। हाँ, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट मतलब अंदर अभी बोला गया है कि लॉयर्स को हम सू नहीं कर सकते अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्टी सर्विस। तो इसके लिए और एक डिबेट चल रहा था, डॉक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाए क्या, ये चीज़। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में था, लेकिन उसको अमेंड किया गया 2019 में, जिसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया सेंट्रल प्लीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन। ऑक्शन होता है स्पेक्ट्रम का, सेंट्रल ने बोला था कि नहीं हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि स्पेक्ट्रम एलोकेशन टू प्राइवेट प्लेयर्स कुड एडर टू ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस एस्टैब्लिश बाय द लैंडमार्क 2G स्पेक्ट्रम केस, जिसमें कि फेवरेटिज्म भी हो सकता है, अनफेयरनेस भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा अगर गवर्नमेंट अलोकेट किया तो इसका लीगल कंप्रेमर क्या है? अगर मतलब स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम है, क्या उसका रहेगा? टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। स्पेक्ट्रम में क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसीज होता है जो मतलब कि यूज्ड बाय वायरलेस सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन, जैसे 2G, 3G, 4G, दीज आर स्पेक्ट्रम्स डिवाइडेड इनटू लो, माइल्ड एंड हाई बैंड्स। बाकी जगह पे क्या होता है? न्यूजीलैंड में भी ऑक्शन होता है फॉर स्पेक्ट्रम एलोकेशन। कनाडा और यूएम में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है रादर देन ऑक्शन। एजुकेशन इन मदर टंग, अगर हम देखेंगे तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जैसे उर्ज डिस्पैच हो गया, उसमें फोकस किया गया था, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेज की काफ़ी मतलब फॉल हुआ, जिससे अभी एक्सटेंट होने के कगार पे है। तो सीबीएसई अभी एडवोकेट कर रहा है कि जैसे बच्चों को मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाए एट एन अर्ली एज। तो एनईपी भी इसके ऊपर फोकस किया है फॉर मदर टंग एजुकेशन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5। आर्टिकल 350A क्या होता है? इट मैंडेट स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू लिंग्विस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स इन देयर मदर टंग। 350A। राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 29 में भी ये है, मदर टंग का यूसेज करना पढ़ाई के लिए। निस्टा FLN मतलब प्रमोट्स टीचिंग इन मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज एंड होम लैंग्वेज। 52 एंट्री लेवल प्राइमर्स, ये NCERT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज मिल के बनाए हैं पर टीचिंग चिल्ड्रन इन मदर टंग। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी में किया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, सेक्शन 29 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, निष्ठा FLN, देन आर्टिकल 350A और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रिजर्व किया 1/3 ऑफ द सीट्स इन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर वुमेन। वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है इन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो हायर जुडिशरी में वुमेन का स्टेटस क्या है अगर पूछा गया तो जस्टिस फातिमा बीबी फर्स्ट वुमेन जज थी जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार मतलब वुमेन 35% जजेस हैं इन सबऑर्डिनेट कोर्ट, 13% इन हाई कोर्ट एंड ओनली 15% आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स आर वुमेन। 15% प्रैक्टिसिंग लॉयर्स वुमेन है बस, 13% हाई कोर्ट्स में है एंड 35% है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। एक्सेल स्कल रूल, ये क्या होता है? इट इज़ अ लीगल प्रिंसिपल अप्लाइड इन सिविल लिटिगेशन, मतलब एक डिफेंडेंट इन अ लॉ सूट इज लायबल फॉर ऑल इंजरीज कॉज्ड टू द प्लेंटिफ इफ even if the plaintiff condition makes them more susceptible to harm than a average person.
मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ किसी प्लेंटिफ को तो वो उसका सारा जिम्मेदारी डिफेंडेंट पे जाएगा। ज्योति देवी सफर, मतलब इस केस में क्या हुआ था, एक केस अभी आया था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। ज्योति देवी को बहुत प्रोलंग पेन हुआ ड्यू टू अ नीडल लेफ्ट इनर एब्डोमेन after surgery. While lower court applied the rule, the Supreme Court ruled it as inapplicable as Jyoti did not have pre-existing vulnerabilities. The ruling emphasizes prolonged suffering and delayed justice as factors justifying the enhanced compensation. हाँ, सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या ऑर्डर्स न्यूज़ में है। एक तो जो पीएमएलए के रिगार्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पावर को लिमिट कर दिया टू अरेस्ट पीएमएलए एक्यूज्ड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी रहेगा इम्पॉर्टेंट। ईडी जो है वो सेपरेटली मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर कस्टडी आफ्टर स्पेशल कोर्ट एक्नॉलेजेस अ केस। उसके पास एक्सप्लिसिट पावर्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन राइट टू प्रॉपर्टी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड फेयर कंपेंसेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रॉपर्टी को लिया है तो वो फेयर कंपेंसेशन करे, प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू प्रॉपर्टी ले। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो मतलब क्या है, इसमें आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग को कम करने के लिए ये हुआ था। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में एक स्टडी से पता चला है कि अभी भी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट काफ़ी हाई है ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ डुअल बिलिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू मतलब कि पीएमजे होता है। ये 2018 में स्टार्ट हुआ था एज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। तो चैलेंजेस क्या है पीएमजे इम्प्लीमेंटेशन का, हाई आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग अभी भी होता है, डुअल बिलिंग होता है, मतलब पेशेंट को चार्ज किया जाता है और रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट से मिलेगा। तो डिस्पैरिटी इन कॉस्ट, पुअर रेगुलेशन, लिमिटेड एक्सेस टू वल्नरेबल ग्रुप्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, कैपेसिटी डेफिसिट, ग्रीवेंस डिस्पोजल बहुत स्लो है, व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी नॉन अडॉप्शन इन बिहार, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, डिलेड क्लेम सेटलमेंट्स, मुल्ला पेरियर डैम इशू। मुल्ला पेरियर डैम कहाँ पे है, यहाँ पे तमिलनाडु और केरला के बीच में है। तमिलनाडु ने बोला है कि केरला ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मुल्ला पेरियर डैम के कंस्ट्रक्शंस को। ये केरला की मतलब कि इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में 126 ईयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करता है और ओन करता है तमिलनाडु फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। पेरियर रिवर कहाँ पे है, ये है हमारा केरला का लॉन्गेस्ट रिवर से, लाइफ लाइन ऑफ केरला बोला जाता है। शिवागिरी हिल्स इन तमिलनाडु से ओरिजिनेट होकर ये क्या करता है, केरला में जाता है। पाकिस्तान हैंगोर क्लास सबमरीन, पाकिस्तान ने अपना मतलब हैंगोर क्लास सबमरीन जो डिज़ाइन किया गया है एज अ काउंटर पार्ट ऑफ इंडियाज कैलाबरी क्लास सबमरीन। कैलाबरी क्लास मतलब स्कॉर्पिन सबमरीन्स हुए, तो उसके मतलब कि कंटेम्प्रेरी या काउंटर पार्ट के हिसाब से इन्होंने हैंगोर क्लास सबमरीन्स को स्टार्ट किया है। इंडिया के पास अभी 6 सबमरीन्स है, कैलाबरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वक्शीर। कैलाबरी, खंडेरी, करंज, वगीर, वेला, वक्शीर। तो ये इंडिजिनियस एयर डिपेंडेंट प्रपोल्शन सिस्टम है इनका, इन सारे सबमरीन्स का। तो अभी हम देखते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स क्या होता है। आफ्टर सेक्सुअल अब्यूज एलिगेशन सरफेस्ड अगेंस्ट जनता दल और प्रज्वल रेबाना, ही फ्ले टू जर्मनी यूजिंग अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जनरली इशू होता है टू इंडिविजुअल्स होल्डिंग डिप्लोमेटिक स्टेटस और डिप्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके मरून कवर्स होते हैं जो वैलिड होते हैं फॉर 5 years और लेस। होल्डर्स जो होते हैं उनको काफ़ी स्पेसिफिक प्रिविलेजेस मिलता है, जैसे एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, डिटेंशन एंड सर्टन लीगल प्रोसीडिंग्स। फिर ये किसको दिया जाता है, डिप्लोमेट्स जो आईएफएस हैं उनको दिया जाता है, उनके रिलेटिव्स को दिया जाता है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर ऑफ आईएफएस एंड एमईए ऑफिसर्स और सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। फिर उसको हटा भी दिया जा सकता है अंडर पासपोर्ट एक्ट 1967 ड्यू टू रॉन्गफुल पोजीशन, सपरेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, तो ये जो मतलब ये जो ट्रस्ट फंड है, इंडिया इसको कंट्रीब्यूट किया है $5 लाख
ताकि वो ग्लोबल इफर्ट अगेंस्ट टेररिज्म को कमिटेड रहे। चाबार पोर्ट कहाँ पे? ईरान में। इंडिया ने ईरान इसमें एक 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन। इसमें शहीद बेहेस्ती टर्मिनल, इसको इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इसको मतलब कि मैनेज करेगा इन कोलैबोरेशन विथ ईरान पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। शहीद बेहेस्ती टर्मिनल कहाँ पे? शहीद बेहेस्ती टर्मिनल चाबार पोर्ट, ईरान। ये स्ट्रैटेजिक है काफ़ी ये चाबार पोर्ट, क्योंकि ये एक ही डीप सी पोर्ट है इन ईरान जिसका डायरेक्ट ओशन एक्सेस है। तो इसमें हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम काउंटर करते हैं। जैसे मुंबई से यहाँ से आके हम चाबार पोर्ट एक डीप ओशन पोर्ट से जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे। काटसा क्या है? काटसा इज अ यूएस लॉ टारगेटिंग कंट्रीज एंगेज्ड विथ रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस। सो इंडिया और ईरान जो 10 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, यूएस डिपार्टमेंट ने वार्न किया है अगेंस्ट बिजनेस डील्स विथ ईरान, क्योंकि इससे काटसा लग सकता है इंडिया के ऊपर। सो इट इज़ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। GANHRI ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, ये ग्लोबल अलायंस है। इसमें इसने NHRC के एक्रेडिशन को मतलब डेफर किया है और बोला कि इससे इंडिया के वोटिंग राइट्स अफेक्ट हो सकते हैं इन ह्यूमन राइट काउंसिल एंड उनका बॉडीज़ में। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो सारे ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन को एक साथ लेके आता है फ्रॉम द वर्ल्ड। और इंडिया मतलब पहली बार ये कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि झेल रहा है ऑफ डेफरिंग इट्स एक्रेडिशन। एंटार्क्टिक पार्लियामेंट अभी कहाँ पे मीट किया है? कोची में मीट किया है। इसमें 56 मेंबर्स हैं। इनका ये कि अंटार्कटिका को पीसफुली गवर्न करेंगे। इंडिया को मतलब कि प्लान ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैत्री 2, वो इंडिया ने ये प्लान वहाँ पे शो किया कैसे उसके फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाएंगे फ्रॉम एनी ट्रेसपासिंग और इंटरफेरेंस, ये सब के बारे में अंटार्कटिका। फिर हम देखते हैं ICC इशूज वारंट अगेंस्ट इजराइल्स PM एंड हमस लीडर और उसके वजह से ICC मतलब हमें पता है हेग नीदरलैंड में है ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें 18 जजेस हैं जो 9 ईयर्स टर्म के लिए वहाँ पे सर्व करते हैं। इजराइल जो है उसके अगेंस्ट मतलब उसके PM के अगेंस्ट और इनके अगेंस्ट मतलब कि अभी केस चल रहा है। ICC और ICJ में क्या डिफरेंस है? ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICC है इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट। ICC दोनों हेग में ही है और दोनों मतलब कि जो ICJ है वो ऑफिशियल कोर्ट ऑफ UN है, ICC इंडिपेंडेंट है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ ये डील करता है, जबकि ICJ सोवरेनिटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट, वायलेशंस, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्स, इस सब के बारे में डील करता है। अरब लीग समिट जो है ये मतलब कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब कंट्रीज़ है इन एंड अराउंड नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। बिम्स्टेक हमको पता है। पैलेस्टीन की रिकॉग्निशन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने क्या किया है कि फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टाइन एज अ सेपरेट स्टेट। मनामा डिक्लेरेशन क्या है? मनामा डिक्लेरेशन जो है Manama is a capital and largest city of Bahrain. It urged international protection and UN peacekeeping forces in the occupied Palestinian territories until a two-state solution is achieved. Manama Declaration कि UN peacekeeping forces को कॉल किया है इन Palestinian territories to protect Palestinian interest until two-state solution is achieved. Small island developing state. स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो है GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए $1.9 बिलियन फंड किया है उनको। ये क्या होते हैं? ये मतलब कि कंट्री जो
स्मॉल लैंड एरिया, लिमिटेड रिसोर्स, वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस उसमें रहते हैं, जैसे जो कैरेबियन, पैसिफिक और इंडियन ओशन में जो रीजन्स है वो सारे। और GEF क्या होता है? GEF मतलब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, 1992 में ये इस्टेब्लिश किया गया था रियो अर्थ समिट के दौरान। ये क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन, लैंड एंड ओशन हेल्थ इश्यूज़ के बारे में लड़ता है। और इसके 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, मतलब 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें मिनामाटा कन्वेंशन भी है, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी है। इसमें 184 कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं, इंडिया में आता है। कोलंबो प्रोसेस क्या होता है? कोलंबो प्रोसेस इज अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस फोकस्ड ऑन मैनेजिंग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रैक्चुअल लेबर. It comprises of 12 Asian member states, including Bangladesh, Sri Lanka, with India as its founding member. कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रैक्चुअल लेबर, इसको बोलते हैं कोलंबो प्रोसेस। अभी इंडिया ने मतलब कोलंबो प्रोसेस की चेयरशिप को एज्यूम किया है इन 2024 टू 2026। अब हम रिपोर्ट्स देखें। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट 2024, इसमें बोला गया है कि मणिपुर में काफ़ी, इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर, वहाँ से काफ़ी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एंड इंटरनली मतलब कि 76 मिलियंस आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड ग्लोबली बाय द एंड ऑफ 2023, 76 मिलियन people are displaced. Manipur is a significant contributor. Global report on internal displacement. लैंड स्क्वीज एक रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट कॉल्ड लैंड स्क्वीज, इट टोल्ड दैट 70% ऑफ एरेबल लैंड फेसेस डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। 70% लैंड स्क्वीज क्या होता है? इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जिंग प्रेशर ऑन ग्लोबल फार्म लैंड लीडिंग टू डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ट्रेड, इलीगल टेकिंग, पोजेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पैक्टेड है राइनोसोरस एंड सेडर्स। श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, ग्रोइंग वायलेंस, ये एक रिपोर्ट है ऑन इंटरनेट शटडाउन, श्रिंकिंग डेमोक्रेसी, ग्रोइंग वायलेंस। इसमें बोला गया है कि प्रोलॉन्ग्ड शटडाउन्स हुए हैं, जो 15% है 41% बढ़ गए हैं। और मणिपुर मतलब लॉन्गेस्ट शटडाउन मणिपुर में हुआ है। और इंडिया has maintained its position with the highest number of global internet shutdown for 6 consecutive years.